नमस्कार और स्वागत है आप सभी दर्शक मित्रों का ग्रोथमोट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं अति उपयोगी ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी कि 20 अगस्त 2021 के सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस सत्र में यह पहले तो मैं आपको बता दूं, यह सत्र प्रतिदिन प्रदर्शित होने वाला सत्र है। साथ ही में इस सत्र में हम लोग संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो संपादकीय लेख होते हैं, उनका यहाँ विश्लेषण करते हैं, उनकी यहाँ एक परीक्षा लक्ष्य चर्चा करते हैं। आज ऐसे ही एक चर्चा में दो बिंदु देखने हैं, दोनों के दोनों दो हिंदू से है, जिनमें जो पहला बिंदु आपको दिख रहा है आर्म्स एंड द वुमेन्स, ये दरअसल एडिटोरियल है यानी कि संपादकीय लेख है, और जो दूसरा बिंदु आपको देख रहा है ये अपना आप में मीडिया रिपोर्ट है, जो कि थोड़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो दो चीज़ों को आज हमने यहाँ से जो है चयनित किया है और इन दो महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर बात करनी है। अन्य हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से पूरा का पूरा जो एडिटोरियल का जो स्पेस होता है वो मात्र और मात्र अफगानिस्तान और उनके रिलेटेड लेखों से ही भरा है, जिनके ऊपर हमने पर्याप्त चर्चा कर ली है। तो इसीलिए उनको जो है वहाँ छोड़कर हम यहाँ दो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर यहाँ आए हैं। दोनों ही द हिंदू से है। देखेंगे दोनों ही परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्लस चीज़ों को समझने के लिए हम लोग एक कार्य सूची के तहत चीज़ों को समझेंगे और यह पूरे जो है मुद्दे का एक अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ कार्य सूची आपको दृश्यमान है, कुल 5 बिंदु में प्रथम बिंदु देखना है, प्रथम मुद्दा देखना है और ये मुद्दा जो है वो कहता है कि वुमेन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी, क्या महिला जो कर्मी है, जो महिला अफसर है, क्या उनको स्थायी कमीशन मिलना चाहिए, क्या उनको परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, आर्मी का क्या स्टैंड है, वहीं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या अपनी राय रखता है। तो यह सारी चीज़ों को लेकर यहाँ इस मुद्दे के ऊपर बात करनी है। एज वी गो थ्रू द शेड्यूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी वाई न्यूज़, यानी कि समाचार में क्यों है, चर्चा में क्यों है। हाईलाइट ऑफ द आर्टिकल, यहाँ जो लेख प्रदर्शित किया गया है वो बेनाम है मगर अपने आप में महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है वो लेख ने अपने आप में समाहित रखी है, तो उनमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके मैंने आपके सामने रखा है। देन आफ्टर वी आर गोइंग थ्रू हिस्ट्री ऑफ रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में महिलाओं का क्या अभिनय रहा, इसकी एक ऐतिहासिक दृष्टि लेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई और आज क्या परिस्थिति है। देन आफ्टर वी आर गोइंग थ्रू आइडियोलॉजी बिहाइंड वुमेन्स रोल इन आर्मी। ठीक है, मूलभूत रूप से 2 आइडियोलॉजी है जो कि कार्यरत है, दोनों को यहाँ समझेंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स इन द लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केस, ए फेमस केस in which Supreme Court directed central government as well as Indian Army to induct women officers in a permanent commission। तो यह सारी चीज़ों को देखेंगे। बहुत ही फेमस केस है जिसका नाम है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया। 2020 का ये मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट्स में से हम लोग एक कह सकते हैं। तो ये पूरी कार्य सूची है आज की। अगर आप कवर को देखें तो कवर में भी एक प्रतीकात्मक रूप से एक महिलाओं का कंटीजेंट है जिसकी तस्वीर है और यहाँ उनके परमानेंट कमीशन की ही वकालत की गई है, उनके परमानेंट कमीशन की ही बात की गई है। रही बात इस पर्टिकुलर मुद्दे के एग्जाम रिलेवेंस की, तो 3 अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, 3 अलग अलग विषय के साथ ये मुद्दा जो है जुड़ता है, जिनमें सबसे प्रथम है सोसाइटी। जीएस पेपर 1 का सोसाइटी, सोसाइटी में सोशल एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, फिर जीएस पेपर 2 के साथ भी ये मुद्दा जुड़ता है और उसमें हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के साथ ही से जोड़ सकते हैं। एंड जीएस पेपर 3 में वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स। ठीक है, तो कुल मिला के अपने आप में अति महत्वपूर्ण, अति जो है उपयोगी आज का ये मुद्दा है, आज की ये चर्चा होने वाली है। देखेंगे, शुरू करेंगे मूल हमारी चर्चा वाई न्यूज़ से, यानी कि चर्चा में क्यों है। 2 बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम बिंदु उसमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नॉट इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्शंस इश्यूड बाय इटसेल्फ इन लैंडमार्क वर्डिक्ट इन सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया एंड अदर्स। जो मामले की हमने जो है चर्चा की, जिसका जिक्र किया, उसको आधार बना के हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को एक जो है एक प्रकार से चुनौती दी है, एक प्रकार से उनको बताया है, उनको एक जो है क्रोधित अवस्था में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि भाई हमने जो 2020 के इस मामले में जो हमने सुनवाई करी थी, जो हमने जजमेंट दिया था, उसको अमलीकरण आज दिन तक अभी क्यों नहीं किया गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखे तेवर से सेंटर को पूछा। यह प्रथम बिंदु। दूसरे बिंदु में
कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड द इश्यू व्हाइल हियरिंग द रिट पिटिशन ऑफ कुश कार्ला। यस, कुश कार्ला नामक व्यक्ति ने रिट पिटिशन करी और उनमें रिट पिटिशन में उन्होंने यह मांग करी कि महिलाओं को जो आने वाली परीक्षा है एनडीए की, उसमें उनको परीक्षा देने जो है बैठने दिया जाए। तो उसी मांग करता हुआ यह रिट पिटिशन के ऊपर सुप्रीम ने बहुत ही तीखे तेवर में सुनवाई करी और सेंटर को काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो पूछे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। यहाँ से यह चर्चा हमारे सामने आई, सपाटी पे आई। अब दूसरा बिंदु जो कि हाईलाइट ऑफ द आर्टिकल की बात करता है, काफ़ी सारे बिंदु है जैसे मैंने आपको बताया। लेख भले ही बेनाम है मगर यहाँ लेख की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है वो उच्चतम है। देखेंगे अलग अलग बिंदुओं के ऊपर हमने जो यहाँ हाईलाइट्स है इनको जो है क्लासीफाई किया है, इनको डिवाइड किया है ताकि चीज़ों को समझने में एवं याद रखने में आसानी रहे। देखेंगे प्रथम बिंदु कहा गया है कि कुश कार्ला आर्ग्यूड दैट आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बीइंग वायोलेटेड। यस, कुश कार्ला का जिन्होंने ये याचिका दर्ज की है, उनका ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो आज रुख अपनाया जा रहा है, इंडियन आर्मी के द्वारा जो आज रुख अपनाया जा रहा है, वो अपने आप में भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 19 को वायोलेट करता है। और इसीलिए जो आज आर्मी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है, जो परमानेंट कमीशंस को ग्रांट करने की प्रक्रिया है, उसे और पैरिटेबल बनाया जाए और जेंडर इक्विटेबल बनाया जाए। तो उसी का जो है एक उसकी ही दलील, उसका ही एक वकालत करते हुए कुश कार्ला ने अपने आप में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी। दिस आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। यस, ये जो सारे आर्टिकल्स है वो अपने आप में सारे लोगों के लिए, भारत के सारे नागरिकों के लिए यह सुनिश्चित करते हैं कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, साथ ही में किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ न किया जाए, यानी कि कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए एवं उनके साथ समानता बरती जाए। तो यह सारी चीज़ों को यहाँ कुश कार्ला ने फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2020 में एक वर्डिक्ट आ गया जिनका अमलीकरण हाल फिलहाल हमें देखने को मिलता नहीं है, तो उसी में से कुश कार्ला ने फिर से कोर्ट का ध्यान जो है वो खींचा। अब दूसरे बिंदु पर इन लैंडमार्क जजमेंट इन अबव मेंशन्ड केस, यानी कि जो है बबीता पुनिया वाला केस, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड एंड आस्क्ड द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीजें जो है बताई थी इस जजमेंट में, वो हम लोग यहाँ संक्षिप्त में देखेंगे। वैसे हमें पूरा केस देखना है इन ए वेरी डिटेल्ड मैनर, बट यहाँ रेफरेंस लेने के लिए 2-3 चीजें देखनी जरूरी है, जिनमें सबसे प्रथम है टू ग्रांट परमानेंट कमीशन पीसी टू वुमेन इन एसएससी, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, एंड गिव देम कमांड पोस्टिंग इन ऑल सर्विसेज अदर देन कॉम्बैट। यस, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को ये दिशा निर्देश दिए थे कि भाई जो महिलाएं हैं जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आज कार्यरत है, आज अफसर है, उन सारी महिलाओं को सबसे प्रथम तो आप स्थायी कमीशन आवंटित करो, आप परमानेंट कमीशन आप उनको ग्रांट करो, साथ ही में उनको कमांड पोस्टिंग पर भी आप पोस्ट कीजिए, मगर ध्यान ये रहे कि मात्र और मात्र कॉम्बैट रोल में महिलाएं ना हो, अन्यथा सारे रोल्स में महिलाओं को आप जो है एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बताया। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट वुमेन प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन आर्मी आफ्टर द इंडक्शन इन द ईयर 1982। यस, 1992 के बाद महिलाओं को धीरे धीरे भारतीय सेना में शामिल किया गया। वैसे तो 1888 से भारतीय महिलाएं शामिल हो गई थी, मगर वो मात्र और मात्र मेडिकल सर्विसेज थी। मगर यहाँ सबसे प्रथम बार फ्रॉम 1992 इंडियन आर्मी अलाउड अलाउड इंडक्शन ऑफ वुमेन्स फॉर नॉन मेडिकल रोल्स। ये यहाँ बहुत ही जो है गौर करने वाली बाबत है, नॉन मेडिकल रोल्स। अप टू 1992 जो था वो मात्र और मात्र मेडिकल रोल था, देयर वाज नो नॉन मेडिकल रोल्स फॉर वुमेन प्रायर टू 1982, बट आफ्टर 1982 नॉन मेडिकल रोल्स इवन ओपन्ड फॉर वुमेन इन द इंडियन आर्मी या इन द ऑर्गेनाइजेशन। Extending permanent commission to women SSC officers is a step forward in recognizing and in recognition and realization of right to women to equality of opportunity in the army. Yes, यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए, अगर ये दिशा निर्देश का अच्छी तरीके से पालन हो, अनुपालन हो, तो ये बहुत ही एक अच्छा और महत्वपूर्ण कदम रहेगा महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए। साथ ही में ये बात यहाँ से ये बात भी वास्तविक साबित होगी कि महिलाओं के लिए आर्मी में अगर जाना है तो इक्वालिटी ही होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी ही प्राप्त दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से वास्तविक रूप ले सकती है, मगर अगर
जो यूनियन गवर्नमेंट है और इंडियन आर्मी है अगर वुमेन्स को इंडक्ट करे एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। ये कुछ मुद्दे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बताए थे। डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट वर्डिक्ट बाय टॉप कोर्ट ऑफ द लैंड, सिस्टमेटिक इश्यूज रिमेन इन द आर्मी। यस, स्पष्ट दिशा निर्देश के बाद, स्पष्ट सूचना के बाद सुप्रीम कोर्ट की, जो कि पूरे भारत का एक उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, तो फिर भी यहाँ इंडियन आर्मी के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई ठोस कदम उठाए गए ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ स्टेप टेकन बाय यूनियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट थोड़े तीखे तेवर में आ गया। देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन इंटरिम ऑर्डर। यस, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के ऊपर सुनवाई करते हुए क्या कराया कि एक इंटरिम ऑर्डर पेश किया, allowing women candidate to appear ND एग्जाम scheduled on September 5। यस, सितंबर 5 को जो एग्जाम्स होनी है एनडीए की, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की, उनकी एग्जाम्स में जो महिला उम्मीदवार है, जो महिला दावेदार है, उनको बैठने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर से आज दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह सारी चीजें जो है वो आगे की जो सुनवाई होगी तब तक के लिए जो आरक्षित रखा है, और आगे की सुनवाई के लिए भी शेड्यूल बता दिया है। नेक्स्ट हियरिंग विल बी हेल्ड ऑन September 8 of 2021। टिल नाउ वुमेन कुड ज्वाइन आर्मी थ्रू ओनली IMA एंड OTA। देखिए, IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड OTA यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, तो यहां से ही जो है ये दो ही ऐसी चैनल्स थी जहां से महिला है भारतीय सेना में आ सकती थी, मगर अब सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरिम ऑर्डर से यह तीसरा चैनल भी एस्टेब्लिश हो गया है, जो कि महिलाओं को SSC से भी भारतीय सेना में शामिल होने का एक अवसर प्रदान करेगी। डायरेक्ट बी सब्जेक्टेड टू फर्दर ऑर्डर्स फ्रॉम कोर्ट। यस, जो अब तक के जो दिशा निर्देश आए हैं वो अभी आगे भावी समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश आने वाले हैं उनके साथ इनको मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो दे आर सब्जेक्टेड टू फर्दर ऑर्डर्स। नेक्स्ट हियरिंग इज शेड्यूल्ड ऑन September 8। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि इस आर्टिकल में, इस लेख में हमने दी गई थी हमें। साथ ही में यहाँ एक फ्लोटिंग नोट के रूप में भी एक चीज हमारे सामने है जो कि हमें बहुत ही एलिमेंट्री ज्ञान प्रदान करती है, विच टॉक्स अबाउट आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेज व्हाट दे आर अबाउट। आर्टिकल 14, ठीक है, ये पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें बहुत ही एलिमेंट्री, बहुत ही बेसिक है, आपको मालूम होनी चाहिए, ये बहुत ही प्राइमरी है, मगर यहाँ एक रेफरेंस के तौर पर ब्रीफली आई विल गो थ्रू इट। आर्टिकल 14 डील्स विथ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एवरीवन। आर्टिकल 15 डील्स विथ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स सच लाइक बर्थ प्लेस, रेस, जेंडर, कास्ट, क्रीड। ठीक है, किसी भी आधार पर किसी भी किस्म का भेदभाव जो है वो भारत में अब चलाया नहीं जाएगा, उसे अवैध माना जाएगा। आर्टिकल 16 डील्स विथ इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। सबको समान तक मिलनी चाहिए, सबका तक के ऊपर समान अधिकार रहना चाहिए। एंड आर्टिकल 19 डील्स विथ ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है वो एक क्लब्ड आर्टिकल है जिनमें सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ों का समावेशन किया गया है, जिनमें वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर शांतिपूर्ण रूप से 5-6 जन इकट्ठे हो, उनकी भी यहाँ मुक्ति दी गई है। आपके एसोसिएशंस, आपके यूनियन बनाने की भी जो है आपको अनुमति दे दी गई है। साथ ही में यहाँ फ्री मूवमेंट, यानी कि आप पूरे भारत के इस प्रदेश में कहीं पर भी बहुत ही छूट से आप घूम सकते हो, मुक्तिपूर्ण रूप से आप घूम सकते हो। तो यह सारी चीज़ें यहाँ आर्टिकल 19 के तहत दी गई है। और जो यहाँ आज जिसने याचिका दाखिल की है उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि वर्तमान जो भर्ती की जो प्रक्रिया है या भर्ती के जो नियम है भारतीय सेना में, स्पेशली महिलाओं के लिए, उनमें ये चारों आर्टिकल्स का, ये चारों जो है आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका उल्लंघन हो रहा है, जिसका गौर सुप्रीम कोर्ट ने लिया। तो ये 4 वो आर्टिकल है। तो ये बात रही हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल की। उसके बाद का बिंदु देखें तो हमें देखना है हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स रोल इन इंडियन आर्मी, कहाँ से शुरू हुआ, आज क्या परिस्थिति है। 3 बिंदु में देखना है। सबसे प्रथम 1888 में जब ब्रिटिश राज था, भारतीय सेना जो थी वो भी ब्रिटिश जो है एम्बिट के अंदर ही थी, उनके प्रभाव में ही थी, उनके रेगुलेशन में ही थी इनफैक्ट। ठीक है, तो तब से ये वुमेन्स को इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने की शुरुआत की गई। हालांकि फॉर मेडिकल सर्विसेज था,
ठीक है। नॉन मेडिकल सर्विस के लिए अभी भी महिलाओं का दरवाजा जो है वो बंद था और वो बंद रहा 1992 तक। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो इट टुक सो लॉन्ग टू ओपन नॉन मेडिकल सर्विसेज फॉर वुमेन। ठीक है, तो ये भी हमें बात यहाँ गौर करनी होगी। और फिर बाद में 2015 से यहाँ जो है कई सारे अन्य सेवाओं का भी स्कोप महिलाओं के लिए खुला किया गया। देखेंगे सबसे प्रथम इन ईयर 1888, आई एम सॉरी 1888, यानी कि यह 19th सेंचुरी की बात है। 1888 women introduced in Indian Army when Indian military nursing service was formed. Yes, यहाँ इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का गठन किया गया और उसके तहत महिलाओं को सबसे प्रथम बार मेडिकल सेवा के लिए यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहली बार भारतीय सेना में दाखिल किया गया। ये बात है 1888 की। देन आफ्टर नो नॉन मेडिकल सर्विसेज वर अलाउड फॉर वुमेन इन आर्मी अंटिल 1992। यस, तो यही चीज है 100 वर्ष चली और 100 वर्ष के बाद 100 वर्ष के अधिक वर्षों के बाद यहाँ नॉन मेडिकल सर्विस जो है वो बंदी थी, मगर 1992 से इसे खोला गया, जो अपने आप में सोशल एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक सकारात्मक पहलू साबित हुआ। एंड इन 2015 न्यू कॉम्बैट एयरफोर्स रोल्स ओपन फॉर वुमेन। फिर भी यहाँ अभी भी इंडियन आर्मी में अभी भी यह बात जो है वो खुली नहीं, मगर ये बात खुली एयरफोर्स के लिए यानी कि भारत के वायुदल के लिए। हालांकि भारत का जो आर्टिलरी है, जो आर्मी है, वो अभी भी जो है कोई ऐसे कदम के तहत नहीं पहुंचा, कोई ऐसे कदम के समीप में नहीं पहुंचा। डिस्पाइट ऑल दिस डेवलपमेंट्स वुमेन इन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्स, आई एम सो सॉरी, यानी कि सशस्त्र सेना भारत की कंस्टिट्यूट ओनली 3%। ठीक है, इन सारे कदमों के बावजूद भी, कहने का तात्पर्य यह है इस फ्लोटिंग नोट का, इस सारे कदमों के बावजूद भी आज महिलाओं का जो आंकड़ा है, जो संख्या है महिलाओं की, वो मात्र और मात्र कुल आर्मी की 3% है मात्र। ठीक है, तो ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है। साथ ही में यहाँ से हमें जो है ये प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि ये 3% 30% हो और ये 30 वाले 50% हो। ठीक है, तो ये दिशा में हमें जाना है, सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है। तो ये बात रही हिस्ट्री की, महिलाओं की, और वो भी भारतीय सेना में। दो आइडियोलॉजी है कि क्या महिलाओं को भारतीय सेना में शामिल किया जाए, क्या उनको नहीं किया जाए, क्या उनको कॉम्बैट रोल्स दिए जाए, क्या उनको एक्टिव कॉम्बैट जोन्स, एक्टिव वारफेयर जोन से क्या उनको वहाँ डिप्लॉय किया जाए, उनको वहाँ तैनात किया जाए। देखेंगे सबसे प्रथम थॉट है लिबरल वालों का, यानी कि एक उदारवादी विचारसरणी, उदारवादी विचारधारा, प्रोफेसिंग दैट वुमेन ऑफिसर्स आर ऑन पार विथ मेल ऑफिसर्स, डिप्लॉय देम इन कॉम्बैट एरिया। यस, यहाँ ये बात मानने पर भार दिया जाता है, बल दिया जाता है, दबाव दिया जाता है कि क्या महिलाएं जो है पुरुष जितनी सक्षम नहीं है, अगर उनको अच्छी तालीम मिले, अगर उनको अच्छा वातावरण मिले, तो बेशक महिलाएं मर्दों के समान है। तो एक ये लिबरल धारा ये है, और ये धारा कहती है कि यस, उनको एक्टिव कॉम्बैट रोल्स में डिप्लॉय किया जाए, एक्टिव कॉम्बैट जोन्स में उनको उतारा जाए, तैनात किया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर उनकी तालीम अच्छी हो तो। ऑन द अदर साइड एक कंजर्वेटिव मत है, एक कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट है, जो कहता है कि नहीं, महिलाओं का कोई काम ही नहीं है रणभूमि में, महिलाओं को मात्र और मात्र जो उनको काम उनके लिए बना है, यानी कि घर काम है या कोई और काम, ऐसी भी एक विचारधारा है जो कि यहाँ देखेंगे। इट इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन टू डिप्लॉय देम इन कॉम्बैट एरियाज। यस, उन लोगों का मानना है कि ये महिलाओं का शोषण है एक तरीके से, कि उनको ऐसी रणभूमि में उनको तैनात किया जाए। तो एक प्रकार से यहाँ महिलाओं को जरा सा भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, उनकी समानता, उनके अधिकार, उनके बारे में भी यहाँ सोचा नहीं जाता, क्योंकि ये अपने आप में सोच ही नैरो है। तो ये दो महत्वपूर्ण स्कूल ऑफ थॉट थे जो कि महिलाओं को आर्मी में, भारतीय सेना में, या जो है किसी भी युद्ध के जो है कार्य में तैनात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर था। अब यह केस देखना है, मामला अपने आप में महत्वपूर्ण है, और शुरुआत में ही मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट्स है उनमें से एक जजमेंट इसे गिना जाता है, इतना महत्वपूर्ण है। और भारतीय आर्मी एवं इंडियन आर्मी का जो नेक्सस है उसको ही बदलकर इस पर्टिकुलर जो है केस ने रख दिया। चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा लेंथी है और हेल्दी है, तो एक एक चीज़ों को समझेंगे। सबसे प्रथम, इट इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द टॉप कोर्ट, जो हमने देखा। Judgment provided equal opportunity to women in army post and equal treatment with men counterparts. Yes, महिलाओं को एक प्रकार से समानता सुनिश्चित करता ही है
मामला है जहां सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई दिशा निर्देश दिया हो, ऐसा जजमेंट दिया हो जहां से महिलाओं के अधिकारों का रक्षण हो, साथ ही में महिलाओं के अधिकारों का संवर्धन हो, संरक्षण हो। तो ये बात यहाँ से हमें देखनी होगी। अब टाइमलाइन देखें इस पर्टिकुलर मामले की तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और ये बात शुरू होगी 2003 से। 2003 में एडवोकेट बबीता पुनिया फाइल्ड ए writ petition in nature of bill to grant women engaged in short service commission in army seeking parity with their male counterpart in obtaining permanent commission। यस, बबीता पुनिया करके एडवोकेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है भरी गई एंड इट वाज ऑफ पब्लिक लिटिगेशन इन नेचर, यानी कि यह जनहित की याचिका थी। उसके तहत बबीता पुनिया ने किया अपना पक्ष रखा कि भाई जो महिलाएं हैं जो आज शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत कार्य कर रही है, उनको अपने जो मेल काउंटर पार्ट्स है, उनके जो मेल कलीग्स है, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है परमानेंट कमीशन ग्रांट करने में, स्थायी कमीशन ग्रांट करने में, वही व्यवहार यहाँ महिलाओं के साथ किया जाना चाहिए। तो अपने आप में इनकी जो बात थी वो सत्य थी, अच्छी थी। फिर उसके बाद देखें तो दो बिंदु देखने हैं, 2008 का 2019 का। मगर उसके पहले यहाँ अगर देखें तो हमें दो तीन जो है डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक दो चीज़ें जो हमें समझनी है, जो कि अपने आप में उनका स्वभाव स्टैटिक है, मगर यहाँ इस मुद्दे के लिए इसका रेफरेंस लेना अपने ज़रूरी है। तो वो पहले देखते चले। सबसे प्रथम सेक्शन 12 ऑफ आर्मी एक्ट 1950, ठीक है, क्या कहती है एक्ट और क्यों महत्वपूर्ण है। इट स्टेट्स दैट इन एलिजिबिलिटी ऑफ फीमेल्स फॉर एनरोलमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन आर्मी एक्सेप्ट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। यस, यहाँ कहा गया है कि आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन आर्मी एक्ट 1950 स्पष्ट रूप से ऐसा अंदेशा देती है कि यह सारी जो सत्ता है या निर्णय लेने की सत्ता है सारी, कि क्या महिलाओं को भारतीय सेना में दाखिल किया जाए, शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, ये अपने आप में मात्र और मात्र सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सत्ता है। और इस सत्ता का प्रयोग केंद्र सरकार प्रेसिडेंट के रूप में, प्रेसिडेंट के थ्रू, उनके तहत यहाँ करवाती है। ठीक है, तो अपने आप में सेक्शन 12 केंद्र सरकार को एक प्रकार से सत्ता देता है कि वे तय करें कि क्या महिलाओं को इंडियन आर्मी में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उनकी अधिसूचना के ऊपर यहाँ निर्णय जो है वो लिया जाएगा, चीज़ें जो है वो अमली होगी। टू दैट इफेक्ट नोटिफिकेशन वॉज इश्यूड इन ईयर 1982 मेकिंग वुमेन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑफिसर इन द स्पेसिफिक ब्रांचेस कैडर्स ऑफ द आर्मी। इसे ही सेक्शन 12 का प्रयोग करते हुए यहाँ कहा गया है कि केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और उस अधिसूचना से महिलाओं को एक प्रकार से शक्ति प्रदान की, एक प्रकार से महिलाओं के लिए समानता प्रदान की कि भाई वे भी इंडियन आर्मी की कुछ स्पेसिफिक कैडर्स, कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस में काम कर सकेंगे, उनको यहाँ नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, प्लस उसके बाद देखें टाइमलाइन में तो 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक सर्कुलर इश्यू किया और उसमें बताया कि जो जज एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स की जो सेवा है इंडियन आर्मी की, स्पेसिफिक 2 सेवाओं के लिए महिलाओं के लिए द्वार खोले गए, 2 सेवाओं के लिए। ठीक है, फिर बाद में 2019 में फिर से एमओडी के द्वारा एक सर्कुलर घोषित किया गया और उनमें इन 2 सेवाओं के साथ अन्य 6 सेवाएं, यानी कि कुल 8 सेवाओं में महिलाओं की नियुक्ति के लिए एक स्पष्ट जो है कार्यसूची यहाँ इन्होंने डिस्क्लोज कर दी, इन्होंने सार्वजनिक कर दी, और इनके तहत महिलाओं को अब 8 आर्मी ब्रांचेस में अब नियुक्ति मिलने पात्र है, मिलने योग्य है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें यहाँ से टाइमलाइन में से समझनी थी। अब थोड़ा केस के बारे में समझे तो सबसे प्रथम हमें 2-3 चीजें देखनी है। सबसे प्रथम हम लोग आर्ग्यूमेंट देखेंगे रेस्पोंडेंट्स के द्वारा किया हुई, फिर उसके बाद जो दूसरा पक्ष है जो कि सेंटर का है, जो कि सामने है, उनके द्वारा भी क्या उनका पक्ष रखा गया, क्या दलीलें रखी गई, वो देखेंगे और बाद में जजमेंट के बारे में गौर करेंगे। तो शुरू करेंगे यहाँ से आर्गुमेंट्स ऑफ रेस्पोंडेंट्स है कि रिस्पोंडेंट ने जब याचिका दर्ज की तो किन किन मुद्दों को यहाँ उन्होंने गिना था और सामने रखा था। सबसे प्रथम, आर्मी कंसिडर वुमेन ऑफिसर्स एज इफेक्टिव एज मेल काउंटर पार्ट अंटिल दे कंप्लीट 14 ईयर्स। यस, यहाँ एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, महिला को पुरुष समकक्ष समझना, ठीक है, वो अपने आप में यहाँ इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही कठिन है ऐसा लग रहा है, और वास्तविकता में ये कठिन है क्योंकि जो महिला काउंटर पार्ट्स है, अगर वे 14 वर्ष के जो है काल के लिए नौकरी करें तभी वे अपने मेल काउंटर पार्ट्स के समकक्ष मानी जाएगी। ठीक है, तो ये अपना अपने का बड़ा कॉन्स्टेंट है और इनइक्वालिटी के लिए
एक बड़ी मिसाल है। देन आफ्टर दूसरी दलील उन्होंने पेश करी कि वुमेन ऑफिसर्स अंडरगो सेम ट्रेनिंग एज देयर शॉर्ट सर्विस कमीशन मेल काउंटर पार्ट्स। यस, शॉर्ट सर्विस कमीशन में तकरीबन 1 वर्ष की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो जो महिला कैंडिडेट है, जो पुरुष कैंडिडेट है, दोनों के लिए समान टेक्निक है, जो है समान ट्रेनिंग है, सॉरी। और समान ट्रेनिंग होने के बावजूद भी उनको जब परमानेंट कमीशन ग्रांट करने की बात आए तो महिलाओं के लिए यहाँ नाइंसाफी हो रही है, उनको नहीं गिना जा रहा है, ठीक है। जैसे इनके मेल काउंटर पार्ट्स को गिना जाना चाहिए, विच इज मेंशन्ड हियर। हाउएवर ओनली मेल ऑफिसर्स आर एंटाइटल्ड परमानेंट कमीशन, नो वुमेन कमीशन फ्रॉम एसएससी आर एंटाइटल्ड फॉर परमानेंट कमीशन, विच इज एक्चुअली अनफेयर, जो हमें यहाँ देखना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही ताकतपूर्ण दलील जो है रिस्पोंडेंट ने पेश की सुप्रीम कोर्ट के सामने। Then after argued that union government's policy nature regarding granting peace is discriminatory. Yes, यहाँ यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर निशाना साधते हुए रिस्पोंडेंट ने कहा कि भाई जो संघ सरकार की, जो केंद्र सरकार की जो नीति है वही अपना आप में भेदभावपूर्ण है। जब वो ग्रांट कमीशन, परमानेंट कमीशन ग्रांट कर रहे हैं तो वे महिलाओं के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और पुरुषों को ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ये भी उन्होंने दलील पेश की। आर्टिकल 33 enables पार्लियामेंट टू लिमिट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड नॉट फॉर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। यस, यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया कि जो आर्टिकल 33 है वो आर्मी एक्ट की, जो हमने सेक्शन 12 देखा, आर्मी एक्ट सेक्शन 12, ठीक है, ये 33 इनको सुरक्षित करता है। और व्हाट इज आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन आर्मी एक्ट, which empowers central government to take decision whether women are necessary for the induction in the Indian Army or not, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ ये दलील पेश की गई कि भले ही 33 जो है वो इसे रक्षण देता हो, मगर ये रक्षण का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। ये रक्षण का उद्देश्य ये होना चाहिए कि डिसिप्लिन को मेंटेन करे, चाहे वो जो निजी जवान है, जो निजी सैनिक है, वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखे। मगर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए सेक्शन 33 का उपयोग अपने आप में जो है विवादास्पद है, अपने आप में असंवैधानिक है। तो ये 4 बहुत ही ताकतवर दलीलों के साथ रिस्पोंडेंट ने तब जनहित याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। अब देखेंगे यूनियन का क्या रुख है इसके ऊपर। आर्गुमेंट ऑफ द सेंटर, सबसे प्रथम सेक्शन 12 of Indian Army Act 1950 empowers President of India to grant permanent commissions, जो हमने देखा। Therefore, no mandamus can be issued from the court. Yes, ये महामहिम राष्ट्रपति की ही ताकत है, तो कोई भी कोर्ट जो है वो मैंडेमस की वृत जाहिर नहीं कर सकती। ये यहाँ सिद्ध किया गया। दूसरी दलील में उन्होंने कहा कि प्रोविजन ऑफ आर्मी एक्ट प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो जिक्र मैंने किया, आर्टिकल empowers parliament to determine by law the extent of right conferred by पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, देखिए जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं उनके कुछ जो मूलभूत अधिकार है वो उनसे ले लिए जाते हैं ताकि वे अपना कर्तव्य अच्छी तरीके से करें, ईमानदारी से करें और अपने वतन के प्रति बेवफा रहे और डिसिप्लिन्ड रहे, ठीक है। तो यहाँ इन्हीं का उपयोग करते हुए सेंटर बता रहा है कि जो आर्टिकल 12 है आर्मी का, आर्मी एक्ट का, वो अपने आप में आर्टिकल 33 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू डिटरमाइन बाय लॉ द एक्सटेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड। ये सारी सत्ता संसद में निहित है कि संसद ये तय करे किसी भी कानून की मदद से कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो किन के ऊपर लागू होंगे, किन के ऊपर लागू नहीं होंगे। और यहाँ आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्युटली लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश सरकार को या इंडियन आर्मी को नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ इनकी आर्ग्यूमेंट है। It shall be restricted, abrogated in their application to members of armed forces as to ensure proper discharge of duty। जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल है, जो सिपाही है, उनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स जो है वे हावी नहीं होते। और ये बात यहाँ आर्टिकल 33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। मगर यहाँ जैसे हमने देखा रिस्पोंडेंट ने कैसा पक्ष रखा कि भाई आप अगर डिस्क्रिमिनेटरी जो है अपनी पॉलिसी के लिए यूज करोगे तो इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। मगर अगर आप अच्छे सकारात्मक हेतु के लिए अगर आप उसका यूज कर रहे हैं, जो सकारात्मक हेतु यहाँ संविधान ने कल्पित की है, तो सारी बातें जो है वो ठीक रहेगी। देन आफ्टर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज
आर्मी फेसेस ह्यूज मैनेजमेंट चैलेंज टू मैनेज वुमेन ऑफिसर्स विथ सेफ पोस्टिंग विथ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, यहाँ सरकार के द्वारा यह भी पक्ष रखा गया कि भाई जो आर्मी है वहाँ बहुत ही जो दिक्कत हो रही है आर्मी में प्रबंधन की, मैनेजमेंट की, क्योंकि महिलाओं को एक प्रकार से सॉफ्ट पोस्टिंग देना चाहिए, मगर यहाँ ऐसे दूर दराजों के इलाकों में, बॉर्डर एरियाज में ऐसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ महिलाओं को पोस्टिंग देना अपने आप में अशक्य है। तो यहाँ आर्मी जो है वो एक मैनेजमेंट क्राइसिस के तहत भी गुजर रही है। उसके बाद स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन मैटर्स ऑफ आर्मी एंड इट्स प्रोसेस वाज लिमिटेड। यहाँ ये भी कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है एक पुराने केस में जिनका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पीके चौधरी केस, उसमें ऑब्जर्व किया था कि भाई जो जुडिशियल रिव्यू है वो आर्मी के लिए बहुत ही सीमित होना चाहिए। नॉन आर्मी जो सारी चीजें हैं, जो सारे संगठन है, संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हो, संवैधानिक हो, असंवैधानिक हो, वैधानिक हो, उनके लिए ही जुडिशियल रिव्यू का स्कोप रहना चाहिए, नहीं कि आर्मी के लिए। तो यहाँ सरकार ने यह भी बात सुप्रीम कोर्ट को फिर से याद कराई कि भाई आप ही ने आपके आगे जजमेंट में बताया था कि भाई स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन मैटर्स ऑफ आर्मी, मैटर्स ऑफ मिलिट्री। तो ये बात यहाँ फिर से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को याद कराई। नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन एसएससी। सरकार ने बताया कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव महिला और पुरुषों के बीच में नहीं हो रहा है एसएससी कमीशन में, एसएससी कमीशन के रिक्रूटमेंट में। मगर यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो दरअसल रिक्रूटमेंट में नहीं हो रहा, भर्ती में नहीं हो रहा, मगर ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनको ग्रांट करने में, परमानेंट कमीशन, स्थायी कमीशन, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इट ऑल्सो आर्ग्यूड दैट बॉर्डर एरियाज लैक वेरी बेसिक एंड मिनिमल फैसिलिटी, सो नॉट एडवाइजेबल टू डिप्लॉय देम इन अ बॉर्डर एरिया। यहाँ सरकार ने यह भी एक पक्ष रखा जो कि फिलोसॉफिकल है और कहता है कि बॉर्डर एरियाज में बहुत ही निम्नतम जो है चीज़ें प्राप्त होती है और वहाँ बुनियादी सेवाएं परिपूर्ण नहीं हो सकती, और ऐसे में महिलाओं को वहाँ तैनात करना ये अपने आप में एक जो है सकारात्मक बाबत नहीं है। और यह सारी दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में सेंटर जो है वो खड़ा रहा, आज भी खड़ा है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख देखें जो हमें जजमेंट में देखने को मिलेगा। देखिए जजमेंट में कई सारे बिंदु हैं, मगर मैंने 3 बिंदुओं में सारा जो सार है इसका वो क्लब कर दिया है। देखेंगे सबसे प्रथम, ऑल सर्विंग वुमेन ऑफिसर्स ऑन शॉर्ट सर्विस कमीशन शैल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन। वर्तमान जितनी महिलाएं हैं जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आज कार्यरत है, उन सबको स्थायी कमीशन सबसे पहले तो आप जो है बांट दो, उनमें आवंटित कर दो। शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर्स हु आर ग्रांटेड परमानेंट कमीशन विल बी एंटाइटल्ड टू ऑल बेनिफिट्स इन पैरिटी विद देयर मेल काउंटरपार्ट। जिनको इस दिशा निर्देश से स्थायी कमीशन प्राप्त होगा, जिन महिला अफसरों को, उनको सारी चीजें जो अपने मेल काउंटरपार्ट को मिल रही है वो सारी चीजें इनको एंटाइटल होगी। यानी कि यहाँ इक्वालिटी स्थापित करने का सुप्रीम कोर्ट का यह प्रयास बहुत ही जो है अच्छा है। जजमेंट शैल अलाउ अप्लाई ऑन करंट वुमेन एसएससी ऑफिसर्स अलोंग विथ फ्यूचर रिक्रूटमेंट। यस, फ्यूचर रिक्रूटमेंट पे तो लागू होगा ही होगा, मगर जो वर्तमान जो महिलाएं हैं उनके ऊपर भी ये जजमेंट लागू होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इस जजमेंट की रहेगी। तो यही सारी चीजें थी जो कि आज हमें इस पर्टिकुलर बिंदु के तहत, साथ ही में इस पर्टिकुलर मामले में देखनी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हमने यहाँ बिंदुओं की चर्चा की जो कि हमारे परीक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें उपयोगी बन सकते हैं। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ कई सारी माहितियाँ हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ कई सारी माहितियाँ हैं, मगर यहाँ हमारे पास एक प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू का एक मॉडल क्वेश्चन है जो आपके सामने है। 3 कथनों के ऊपर हमें जो है विचार करना है, इनको पढ़ के देखेंगे। निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। सबसे प्रथम, वर्ष 1992 में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल किया गया। दूसरा कथन, सेक्शन 12 भारतीय आर्मी कानून राष्ट्रपति के रूप में केंद्र सरकार को महिलाओं की आर्मी में भर्ती के मामले में निर्णय की सत्ता देता है। और तीसरा कथन कहता है, वर्ष 2019 से शॉर्ट सर्विस कमीशन महिलाओं को सेना की 8 शाखा में स्थायी कमीशन मिला या स्थायी कमीशन दिया गया। अब इनमें से हमें सत्य कथनों को चुनना है, चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए कहता है केवल 1 सत्य है, ऑप्शन बी कहता है केवल 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन सी कहता है केवल 2 और 3 सत्य है, एंड द लास्ट ऑप्शन डी सेज केवल 3, यानी कि मात्र 3 सत्य है। इनका सही जवाब देने का आपको प्रयास करना है। अगर आप ये सेशन अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है, आपका पूरा ध्यान लगाकर, तो आपको इसका जवाब जो है वो इस सेशन में ही मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारी तरफ से इसका जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद
वही बॉक्स में पिन किया जाएगा, आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये बात रही आज के प्रथम बिंदु की। अब आज का दूसरा बिंदु है जो अपने आप में रिलेटिवली स्मॉल है मगर इंपॉर्टेंस में जरा सा भी कम नहीं है, जो आपको दृश्यमान है। दिल्ली टू गेट इट्स फर्स्ट स्मॉग टावर। स्मॉग जो कि एक अपने आप में एक जो है नई जो है जन्मी एक टर्म है, जिसका जन्म दो शब्दों में से हुआ है। इंग्लिश के ही दो शब्द है, एक है स्मोक, आई एम सॉरी, यानी कि धुआं, और एक है फॉग। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर यहां स्मोग शब्द का निर्माण हुआ। और ये स्मोग हालांकि हमें हमारे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ही देखे जाते हैं, और स्पेशली इन द टाइम ऑफ विंटर स्मोग जो है वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर हावी हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी कम होती है, साथ ही में जो पोल्यूशन है उसकी मात्रा भी बहुत ही बढ़ जाती है। तो हमारी राजधानी, भारतीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को इससे बचाने के लिए यह एक स्मोग टावर का निर्माण जो है वो किया गया। हालांकि यह प्रतीकात्मक है। आज जो स्मोग टावर का निर्माण हो रहा है वो अपने आप में हेल्दी है, हैवी है, एंड जो है कंक्रीट के स्ट्रक्चर से बना है। ये स्मोग टावर अपने आप में प्रतीकात्मक है, जो कि आज कार्यरत है, कई सारे इलाकों में कार्यरत है दिल्ली के, चाहे वो आनंद विहार हो, चाहे वो गौतम नगर हो। ठीक है, सारी जगहों पर ये तैनात है। 3 बिंदु के तहत ये मुद्दा देखना है, जिनमें जो तीसरा बिंदु है वो अपने आप में इस दूसरे बिंदु में ही समाहित है। सबसे प्रथम वाई न्यूज चर्चा में की है, फिर उसके बाद अबाउट मीडिया रिपोर्ट, और उसी मीडिया रिपोर्ट में देखना है कि ये स्मोग टावर है क्या, काम कैसे करता है, कैसे हमें जो है उपयोगी है। शुरू करेंगे हमारी चर्चा। वाई न्यूज में 2 बिंदु है, मगर इन 2 बिंदु के देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम रिलेवेंस क्या है, या मुद्दे का। तो इसका एग्जाम रिलेवेंस है जीएस पेपर, सबसे प्रथम तो 2, जिनमें गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन शामिल होंगे, एंड दूसरा है जीएस पेपर 3, जिनमें एनवायरमेंटल, पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन की बात की जाती है, एंड अलोंग विद दैट इसके कंजर्वेशन की बात की जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 2 मुख्य परीक्षाओं के विषयों के साथ आज का ये मुद्दा जो है वो जुड़ा हुआ है। अब देखिए वाई न्यूज में से प्रथम बिंदु, इवेंट ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ दिल्लीज फर्स्ट स्मोग टावर शेड्यूल्ड ऑन अगस्त 23। ठीक है, यह एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि एक प्रकार का प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट है जो दिल्ली में सबसे प्रथम है। दिल्ली में सबसे प्रथम यानी कि पूरे भारत में, पूरे देश में सबसे पहला। तो प्रोजेक्ट विल बी इनॉग्रेटेड बाय दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ऑन अगस्त 23। दूसरा बिंदु कहता है कि दिस प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप एंड वेरी वाइटल स्टेप ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स रिडक्शन इन पॉल्यूशन। यस, पॉल्यूशन, प्रदूषण, जो कि आज मनुष्य के सामने जो कुछ प्रमुख समस्या है, जो कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं, जो कुछ प्रमुख जोखिम है, उनमें से एक है ये प्रदूषण का। और यहाँ प्रदूषण से ये ग्लोबल वार्मिंग में परिवर्तित होता है, यानी कि भूमंडलीय की उष्मीकरण में, और यही भूमंडलीय की उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग परिवर्तित होता है या परिणमित होता है क्लाइमेट चेंज में, यानी कि जलवायु परिवर्तन में। ठीक है, तो बहुत ही जो है चुनौतीपूर्ण है आज ये प्रदूषण का मामला, और ये प्रदूषण के मामले को कम करने के लिए यहाँ सरकार तो आज कार्य कर ही रही है, मगर सुप्रीम कोर्ट, भारत की सबसे उच्चतम कोर्ट, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च कोर्ट आप कह सकते हैं, सर्वोच्च अदालत कह सकते हैं, वो केंद्र सरकार से काम करवा रही है। देखेंगे, तो ये बात रही वाई न्यूज की। दूसरे बिंदु पे हमें अबाउट मीडिया रिपोर्ट देखना है। कुछ बिंदु है जो कि हमें चीजों को समझने में मददरूप साबित होंगे। सबसे प्रथम, इंडिया एंड दिल्लीज फर्स्ट स्मोग टावर, यानी कि यह मेडन है, और इसीलिए इसकी जो महत्वता है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब दूसरा बिंदु यहाँ है जो हमें कुछ स्मोग टावर के बारे में माहिती प्रदान करेगा, मगर वो हम कुछ देर भूल जाएंगे, उससे पहले कुछ और अन्य चीज़ों को समझेंगे। देखिए, टावर हैज़ बीन बिल्ट एज अ पायलट स्टडी फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह दिशा निर्देश दिया कि भाई आप राजधानी में प्रदूषण के इस जो है समस्या को कम करने के लिए कुछ कदम उठाएं। स्मोग टावर्स जैसे टावरों का, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करें जो अपने आप में प्रदूषण को कम करे। देखेंगे यह पूरी टाइमलाइन। ऑन 13 जनवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड दिल्ली गवर्नमेंट टू बिल्ड अ स्मोक टावर एट कनॉट प्लेस इन द सिटी बाय अप्रैल 13 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए दिल्ली गवर्नमेंट को कि भाई आप कनॉट नाम की जगह में एक स्मोग टावर का निर्माण करवाइए, वहाँ
बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषण होता है, प्रदूषण का स्तर भी बहुत ही अधिक रहता है। और उसके लिए टाइमलाइन दी अप्रैल 13 को, यानी कि फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, 3 महीनों का समय दिया, 90 दिनों का समय दिया। ऑन द सेम डे कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्ड द सेटिंग अप ऑफ स्मोक टावर इन आनंद विहार बाय सीपीसीबी, यानी कि कनॉट प्लेस का जो निर्माण है, टावर का जो निर्माण है, वो करने की जिम्मेदारी दिल्ली गवर्नमेंट को सौंप दी गई और आनंद विहार का टावर का निर्माण करने की जिम्मेदारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, यानी कि सीपीसीबी को सौंपी गई। मगर यहाँ सरकार की जो है, सरकार के पक्ष से ये दोनों प्रोजेक्ट की जो डेडलाइंस थी वो सरकार चूक गई। गवर्नमेंट मिस्ड डेडलाइंस। ठीक है, मालूम नहीं क्यों, क्या ये उनकी लापरवाही थी, क्या ये काम जो है वो ज़्यादा जो है एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण था कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कम समय सीमा दी। ठीक है, कारण इसका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं, मगर यहाँ ये टाइमलाइन देखनी जरूरी है कि गवर्नमेंट मिस्ड बोथ द डेडलाइंस। ऑन 29 जुलाई 2020 सुप्रीम कोर्ट थ्रेटन्ड कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट आईआईटी बॉम्बे। यस, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये मुद्दा लिया तो देखा कि भाई यहाँ जो हमने दिशा निर्देश दिए थे, चाहे वो दिल्ली सरकार को हो, चाहे वो जो है सीपीसीबी को हो, मगर दोनों के द्वारा हमारे दिशा निर्देशों के ऊपर पालन नहीं किया गया, उनको परिपूर्ण नहीं किया गया। इसीलिए कोर्ट ने यहाँ कंटेम्प्ट एक्शन लगाने की धमकी दी और बताया कि भाई अगर आप हमारी अवमानना करोगे, आप अगर हमारे निर्णय को नहीं मानोगे तो आपके खिलाफ हम लोग कंटेम्प्ट एक्शन दर्ज करेंगे। और वो यहाँ आईआईटी बॉम्बे के ऊपर आया, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे अपने आप में यहाँ एक प्रकार का टेक्निकल एडवाइजर है स्मोक टावर के निर्माण में। ये आपको मैं बता दूं, आईआईटी बॉम्बे के साथ आईआईटी दिल्ली भी यहाँ टेक्निकल एडवाइजर है, मगर ये कोर्ट के द्वारा आईआईटी बॉम्बे को यह दिशा निर्देश फिर से दिए गए। विद इन अ मंथ MOU was signed for installing smoke tower। 1 महीने के अंदर ही, इस सुप्रीम कोर्ट की इस तीखे तेवर के 1 महीने के अंदर ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो है दो पक्षों के बीच में जो जिनके ऊपर समझौती दी गई और स्मोक टावर निर्माण करने का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने की बात की गई। तो ये बात रही मीडिया रिपोर्ट की और इस मुद्दे के साथ जुड़े सुप्रीम कोर्ट के रुख की। अब अगर स्मोक टावर की बात करें, ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ फीचर्स देखने हैं। सबसे प्रथम, इट्स 24 मीटर हाई कंस्ट्रक्शन, 24 मीटर हाई कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन होता है, जिनमें 40 बड़े पंखे लगे होते हैं। 5000 से अधिक फिल्टर्स जो है इनमें कार्यरत है, ताकि जो वायु है उसको अच्छी तरीके से फिल्टर किया जाए। इट विल सक पोल्यूटेड एयर फ्रॉम अबव एंड ब्लो फ्रेश एयर फ्रॉम द बिलो, यानी कि ऐसा कोई स्टैंडिंग कर्वेचर है तो यहाँ ऊपर से जो हवाएं होगी वो अंदर जाएगी और यहाँ बाहर नीचे से हवाएं जो है वो फिर से बाहर निकलेगी। टोटल कॉस्ट ₹20 करोड़ फॉर 1 यूनिट, कैपेसिटी 1000 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर सेकंड। 1 सेकंड में 1000 मीटर क्यूब तक की जो हवाएं है वो सोख सकती है और उनको निर्मल बनाकर, स्वच्छ बनाकर नीचे से फिर से बाहर निकल सकती है। नोडल एजेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट इज दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। ये बात हमें प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण लगती है, पूछी जा सकती है। टेक्निकल एडवाइजर्स इनके 2 है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली है, जिसका जिक्र मैंने किया। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है, नोडल एजेंसी भले ही ये है, मगर प्रोजेक्ट निर्माण का कार्य संपूर्ण टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा हुआ। टावर विल इन्फ्लुएंस एयर क्वालिटी ऑफ मोर देन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की जो एयर क्वालिटी है वो इस टावर से जो है स्वच्छ रहेगी, ऐसा यहाँ प्राथमिक रूप से जो विशेषज्ञ है उनका मानना है। साथ ही इस टावर के कार्यरत होने के बाद विशेषज्ञों की एक कमेटी रहेगी जो इसका अध्ययन करेगी, इसके कार्य के बारे में, इसकी क्षमता के बारे में, इसके परिणाम के बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करेगी और वो सीपीसीबी को जो है सौंपेगी। मगर यहाँ आज हमें देखना है कि अगस्त 23 को दिल्ली के साथ पूरे देश को अपना पहला स्मोक टावर मिलने वाला है, जो प्रदूषण से अपने नागरिकों को बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो ये बात रही आज इस दूसरे बिंदु पर, और ये बहुत ही फेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण स्मोक टावर के बारे में। साथ ही इस मुद्दे संबंधी प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है वो तो रहती ही है, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो। तो यहाँ अगर आप ये पूरा जो रिपोर्ट है, अगर आप यहाँ ग्रोथमोट यूपीएससी के चैनल पर ये रिपोर्ट अच्छी तरीके से देखेंगे तो मुझे लगता है कि स्मोक टावर व उनके साथ जुड़े हुए कोई भी प्रश्न का उत्तर जो है वो आप अच्छी तरीके से
दे सकेंगे। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज मुझे आपको बतानी थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हमने 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बात की। कल फिर से ऐसे महत्वपूर्ण संपादकीय लेख या ऐसे अन्य महत्वपूर्ण उपयोगी मीडिया रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। साथ ही में ग्रोथ मोड यूपीएससी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ग्रोथ मोड यूपीएससी चैनल को शेयर कीजिए ताकि यहाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जो कंटेंट की चर्चा होती है वो सारे अभ्यर्थियों तक पहुँचे, वे घर बैठे अपनी परीक्षाओं की, अपने सामान्य अभ्यास की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे वॉचिंग ग्रोथ मोड यूपीएससी। जय हिंद।